एट द वेरी कोर एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इसको यूज करते हैं। लेकिन अब इन सारी एल्गोरिथम्स की डिस्कशन में फोकस आपका इस चीज के ऊपर होता है कि आप ऐसे एल्गोरिथम्स यूज करें जो कि एफिशिएंट एल्गोरिथम्स हों। एफिशिएंट का मतलब ये है कि वो स्लो ना हो, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑपरेशंस ना कर रहे हों। तो हमारा भी इन लेक्चर्स में अब फोकस ये है कि डिफरेंट काम करने के लिए, स्पेशली सर्चिंग और सॉर्टिंग के लिए जो एल्गोरिथम्स हैं उनको हम एनालाइज करेंगे और फिर उस पर हम ये कह रहे होंगे कि क्या वो स्लो हैं या वो फास्ट हैं, या अगर वो स्लो हैं तो फिर वो कौन सा एल्गोरिथम है जो फास्ट है, एंड स्टफ लाइक दैट। तो इस केस में जो हमारा कन्वेंशनल एल्गोरिथम है, जो कि हम कई बार इंप्लीमेंट भी कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्च, या इसको लीनियर सर्च भी कहते हैं। सीक्वेंशियल इसलिए है कि आप सीक्वेंशियली आपकी लिस्ट के अंदर जितने आइटम्स पड़े हुए हैं आप बारी बारी सारों से कंपेयर करके और उसके बाद आप बताते हैं कि जो आइटम आप सर्च कर रहे हैं वो लिस्ट के अंदर है या नहीं है। अब ये एल्गोरिथम इसी तरह से काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक लिस्ट है और आप 33 की जो वैल्यू है उसको आप लिस्ट में सर्च करना चाह रहे हैं। तो पहले आप उसको 10 से कंपेयर करोगे, फिर 14 से करोगे, जैसे ये एनिमेशन चल रही है। और जब तक आप उस स्पेसिफिक वैल्यू तक नहीं पहुंचोगे आप अपनी सर्च को कंटिन्यू रखते हैं। और अगर आपकी वैल्यू लिस्ट के अंदर है ही नहीं तो जब तक आप पूरी लिस्ट ना सर्च कर लें आप ये नहीं बता सकते कि वो वैल्यू लिस्ट में नहीं है। तो ये आपका कन्वेंशनल एल्गोरिथम है जिसको हम कहते हैं कि सीक्वेंशियल सर्च है, एंड इट्स अ स्लो वन। अब कोई आपके ज़हन में आइडिया आता है कि फॉर एग्जांपल अब ये कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 वैल्यूज के अंदर मैंने 33 को सर्च करना है। तो इसको कितने कंपैरिजंस के बाद पता चल रहा है कि 33 इस लिस्ट के अंदर है? 1 2 3 4 5 6 7 कंपैरिजंस के बाद, क्योंकि उसने पहली वैल्यू से कंपेयर किया, फिर दूसरी से किया, फिर तीसरी से किया, फिर चौथी से किया, पांचवी से किया, छठी से किया। जब सातवां कंपैरिजन उसने किया तो फिर उसको पता चला कि 33 जो है वो लिस्ट के अंदर है। किसी तरह से ये नंबर ऑफ कंपैरिजंस मैं कम कर सकता हूं। एनी आइडिया? लेट्स डिस्कस अ जेनेरिक सिनेरियो कि लेट्स से मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने अपनी बुक के अंदर, फॉर एग्जांपल आपकी डेटा स्ट्रक्चर्स की बुक है और उसके ऊपर आप स्टैक के ऊपर कुछ सर्च करना चाह रहे हैं, तो यूजुअली आप वहां तक कैसे पहुंचते हैं? लेट्स से आपकी बुक के अंदर जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स है ही नहीं। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल आप बुक के अंदर जो है वो पहला पेज सर्च करें। पहले पेज में स्टैक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर आप दूसरे पेज पे आए, फिर आप तीसरे पेज पे आए, और करते 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 मे बी 455 नंबर पेज पे जाके आपको स्टैक की इंफॉर्मेशन मिल गई और आप खुश हो गया कि ओ मेरा काम हो गया। 400 पेजेस देखने के बाद जो है वो मुझे अपनी काम की इंफॉर्मेशन जो है वो मिल गई। तो दिस इज लीनियर सर्च कि आप पहले आइटम से स्टार्ट करते हैं, पहला पेज देखा, फिर दूसरा देखा, फिर तीसरा देखा, फिर सातवां देखा, करते करते जब तक वो इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं आप पूरी बुक को एक ऑर्डर में सर्च करते जा रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करूं, मैं इस तरह से काम करूं कि लेट्स से मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो पेज नंबर 455 पे है या 450 पे है। अब अगर मैं ये कहूं कि मैं एक पेज देखूंगा और एक पेज स्किप करूंगा, तो क्या ये एल्गोरिथम फास्ट काम करेगा? पहला देखूंगा, दूसरा स्किप कर दूंगा, तीसरा देखूंगा, चौथा स्किप कर दूंगा। जी चीजें तेज कर गई, आधी हो जाएगी। जी आपका काम थोड़ा तेज तो होगा, लेकिन इसमें किस चीज के चांसेस हैं? सर आपको अपनी वो मतलब जो भी आप वैल्यू ढूंढ रहे हो मिलने के चांसेस अब हाफ हो गए। जी अब इसमें ये चांसेस हैं कि फॉर एग्जांपल जिस पेज को आप स्किप कर रहे हैं अगर वो इन्फॉर्मेशन उस पेज के अंदर है तो फिर वो पेज तो आपने स्किप कर दिया और आपको पता ही नहीं है कि मुझे वो चीज़ मिली या नहीं मिली। लेकिन इससे पहले जो मैंने लीनियर सर्च पे बात की थी, क्या वो एल्गोरिथम कभी फेल हो सकता है? नहीं सर वो कभी फेल वो नहीं कभी होगा। फेल नहीं होगा अगर जो वो स्लो एल्गोरिथम है। लेकिन वो फेल कभी नहीं होगा अगर डेटा जो है वो आपकी बुक के अंदर है तो वो लाजमन आपको बता देगा कि वो किस पेज के ऊपर है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से फास्ट कर रहा हूं कि मैं कहता हूं जी मैं एक पेज स्किप करता हूं, एक पेज को देखूंगा, तो मेरा प्रोसेस तो फास्ट हो गया है।
अगर वो फॉर एग्जांपल 450 पेज पे था या 451 पे था, तो अब मैं आधे टाइम में वहां तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन इसमें चांसेस ये हैं कि आपके कुछ पेजेस जो हैं वो स्किप हो सकते हैं, और अगर आपकी इंफॉर्मेशन उन्हीं पेजेस पे है जो आपके स्किप हो गए हैं, तो फिर वो इंफॉर्मेशन है भी सही, लेकिन आप शायद ये कह दें कि इंफॉर्मेशन जो है वो बुक के अंदर नहीं है। अब इसके लिए एक और स्पेशल किस्म की बुक जो हम अक्सर यूज अब तो खैर शायद कम ही करते हैं, लेकिन पहले किया करते थे, वो या तो आपकी डिक्शनरी है, या आपकी टेलीफोन की डायरेक्टरीज हुआ करती थी किसी टाइम पे। अब वो भी कंप्यूटराइज्ड हो चुकी हुई हैं। तो डिक्शनरी के अंदर आप आइटम्स कैसे सर्च करते हो? एनीबडी? क्या वहां भी आप तो पेज बाय पेज सर्च कर रहे होते हैं? हाँ, तो पहले से हमारे पास सॉर्टेड होता है, तो इसलिए हमें पता होता डिक्शनरी जो है वो आपके पास सॉर्टेड है। अगर लेट्स से मैं स्टैक का ही मीनिंग देख रहा हूं डिक्शनरी के अंदर, तो मैं किस तरह से जल्दी पहुंच जाऊंगा? है। सर फिर आप उसे अल्फाबेटिकल देखेंगे हम लोग। क्योंकि उसमें सब कुछ अल्फाबेटिकल है, तो जब तक एस वाले वर्ड स्टार्ट नहीं होंगे, तो मुझे शुरू के जो पेजेस हैं उनको देखने की जरूरत ही नहीं है। लेट्स से मैंने एक रैंडम गेस ये किया कि मैंने डिक्शनरी को दरमियान में से ओपन कर लिया, और वहां पे जो अभी अल्फाबेट्स हैं वो शायद ओ से स्टार्ट हो रहे हैं या मे बी एम से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब मुझे अभी तक क्या पता है कि जो वर्ड मैं सर्च कर रहा हूं वो कौन से हाफ में है? वो सिर्फ इससे जो अगला हाफ है वो उसमें। दूसरे हाफ में है, बिकॉज एस वाला जो वर्ड है वो ऑब्वियसली एम के भी बाद आएगा, वो ओ के भी बाद आएगा। तो अब आपने आधी डिक्शनरी को स्किप भी कर दिया, बट स्टिल यू आर श्योर कि जो इंफॉर्मेशन आप सर्च करना चाह रहे हैं वो अगर है तो वो पहले हाफ में नहीं है। अब लेट्स से आपकी डिक्शनरी के अंदर टोटल 1000 पेजेस थे, तो आपने एक ही स्टेप में 500 पेजेस जो हैं वो आपने स्किप कर दिए, और उसमें से आपने कोई इंफॉर्मेशन लूज नहीं की, बिकॉज जो वर्ड आप सर्च कर रहे हैं वो पहले 500 पेजेस में था ही नहीं। अब अगला काम आपने ये किया कि आपने उसी डिक्शनरी को पहले स्टेप में आपने ये किया था, लेट्स से वो जो डिक्शनरी के 500 पेजेस हैं उनको मैं इस तरह से शो करना शुरू कर दूं कि ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, करते करते ये सेंटर में कोई पेज है, और ये पेज जो है ये आपके एंड के पेजेस हैं। तो दिस वाज फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, ये पेज नंबर 500 है, और ये पेज नंबर जो है ये 1000 है। अब मैंने पहला काम ये किया कि मैंने डिक्शनरी के 500 पेज पे गया, और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन थी वो मे बी एन से स्टार्ट हो रही थी। तो अगरचे मैंने ये आधे पेजेस स्किप कर दिए हैं, बट आई एम स्टिल श्योर कि मैंने कोई इंफॉर्मेशन जो है वो लूज नहीं की, बिकॉज जो इंफॉर्मेशन मैं सर्च कर रहा हूँ वो एस से स्टार्ट हो रही है। और ये वर्ड जो है अगर डिक्शनरी में हुआ भी सही, तो ये पहले हाफ में होने के चांसेस ऑल जीरो हैं, वो होगा ही नहीं। वो अगर हुआ भी तो वो दूसरे हाफ में होगा। तो मैंने एक ही जंप लगाया, मैं 500 पेज पे आ गया, और आधे पेजेस मैंने स्किप कर दिए, और स्टिल आई हैवंट लॉस्ट एनीथिंग। अब अगला जंप मैं क्या लगा सकता हूं एक रैंडम गेस के तौर पे? अब मेरे पास सर कितने आप पेजेस रह गए? तो सर आपके 500 रह गए हैं, तो आप 750 पे लगा देंगे। जी, मैं जो मेरे पास रिमेनिंग 500 पेजेस हैं, मैं एक रैंडम गेस ये कर सकता हूं कि एक जो जंप लगाने वाली बात है वो ये कर लूंगा कि मैं इसको भी हाफ पे डिवाइड कर देता हूं। तो लेट्स से मैं कहीं 750 पे आ जाऊंगा, और ये 750 जो है वो मे बी वो अभी आर पे कहीं शुरू हो रहा है। वो उस पेज में जो वर्ड्स हैं वो आर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो स्टिल ये इंफॉर्मेशन मुझे क्या बता रही है कि सर अभी भी आपको आगे कि जाना है। अभी भी जो वैल्यू मैंने सर्च करनी है वो अगर हुई भी सही, तो वो इन रिमेनिंग 250 पेजेस में होगी। वो ये शुरू वाले जो पेजेस 250 हैं वो इनके अंदर नहीं है। तो अब मैंने दो सिर्फ स्टेप्स लिए हैं। पहला स्टेप मैंने लिया कि मैं डिक्शनरी के सेंटर में आ गया, मैंने दूसरा स्टेप लिया कि मैं दूसरे हाफ के भी सेंटर में आ गया। मैंने टोटल 750 पेजेस स्किप कर दिए, और अब अगर जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो हुई भी सही, तो वो इन 250 पेजेस के अंदर होगी, वो पहले वाले 750 पेजेस के अंदर नहीं होगी। अब अगला स्टेप मैं क्या ले सकता हूं? कि आपसे इसके भी हाफ में चले जाएं तो अब इन 250 को भी अगर मैं हाफ 8 कर दूं,
तो मैं ये कहता हूं कि इसके सेंटर पे जब मैं आऊंगा तो दैट विल बी 125 और 125 विल बी 875। कोई यहाँ पर एक पेज होगा जिसको मैं विजिट करूंगा, वो 875 पेज है, और मे बी वो वाला पेज जो है वो यू से स्टार्ट हो रहा है। तो अब मुझे इससे क्या पता चल रहा है? कि सर अब आपको एक हाफ पीछे जाना होगा मतलब। जी, अब जो इन्फॉर्मेशन मैं सर्च कर रहा हूँ वो इन 125 पेजेस में अगर हुई भी सही तो वो इन 125 पेजेस में होगी। ये जो बाद वाले 125 पेजेस हैं ये मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी तक मैंने कितनी चीजों को मैंने चेक किया। मैं पहली दफा आया 500 पे, अगली दफा आया 750 पे, उससे अगली दफा आया 875 पे। तीन चेक्स के अंदर आई हैव skipped how many pages? I have skipped 750 plus 125। तो ये आपके 875 पेजेस जो हैं वो आपने सिर्फ तीन चेक्स के अंदर डिक्शनरी के स्किप कर दिए। और उसके बाद आप यही प्रोसेस जो है इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपके कुछ और पेजेस जो हैं वो भी स्किप हो जाएंगे। और फिर एक टाइम आएगा जब आप उस पेज पे पहुंच जाएंगे जिस पे आपको स्टैक का वर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो एक अलग बात है। लेकिन ये अब कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है कि ये अप्रोच किस तरह से काम कर रही है? जी सर। तो ये अप्रोच इस तरह से काम करती है कि हर स्टेप में जितना भी आपके पास डेटा है वो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, और सेंटर में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको आप चेक करते हो कि आप जो वैल्यू सर्च कर रहे हैं क्या वो उससे मैच करती है। अगर वो नहीं मैच करती तो फिर आपको ये पता चल जाता है कि आपको फर्स्ट हाफ में देखना है या आपको सेकंड हाफ में देखना है। अगर आपको सेकंड हाफ में देखना है तो आप पूरे का पूरा फर्स्ट हाफ स्किप कर दें, और अगर आपको फर्स्ट हाफ में देखना है तो आप पूरे का पूरा सेकंड हाफ स्किप कर दें। तो हर स्टेप के अंदर आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको हाफ हाफ में ब्रेक करते हुए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी आप इग्नोर करते जा रहे हैं, और थोड़े सारे स्टेप्स के अंदर आप अपने जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपके मतलब की इंफॉर्मेशन है, आप वहां तक पहुंच जाते हैं। अब ये एल्गोरिथम सीक्वेंशियल सर्च के मुकाबले में जल्दी काम करेगा या स्लो चलेगा? सर आई थिंक काफी तेज काम करेगा, ये वरना उसके खुद मुकाबले में बहुत इंसान तेज करने काम करेगा, बिकॉज सीक्वेंशियल सर्च ने क्या करना था, उसने सबसे पहले पहले पेज को सर्च करना था, फिर दूसरे को करना था, फिर और अगर फॉर एग्जांपल एस वाले वर्ड्स जो हैं वो कहीं जाकर स्टार्ट होते हैं 800 पेजेस से, तो 800 पेजेस सर्च करने के बाद सीक्वेंशियल सर्च ने आपको बताना था कि जो वर्ड आप सर्च कर रहे हैं वो उसके अगर वो डिक्शनरी के अंदर है तो उसका मतलब क्या है। लेकिन बाइनरी सर्च जो है का जो कॉन्सेप्ट है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो इसके मुकाबले में काफी फास्ट काम कर रहा होता है। लेकिन बाइनरी सर्च की सबसे पहली जो कंडीशन है, अब डिक्शनरी के अंदर अगर ये इंफॉर्मेशन इस ऑर्डर में ना पड़ी होती तो क्या मैं जंप लगा सकता था? नहीं सर, अगर तो सॉर्टेड मैं ना हो जंप तो नहीं लगा सकता था, बिकॉज डिक्शनरी के बारे में आपको पहले से पता है कि उसमें जितने भी वर्ड्स पड़े हुए हैं वो एक स्पेसिफिक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हैं। मेरे जंप लगाने की पहली अजम्पशन ही ये है कि अगर मैं सेंटर पे गया हूं और वो पेजेस जो हैं वो एन के वर्ड से शुरू हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एस वाले वर्ड्स इसके बाद आएंगे, वो इससे पहले हो ही नहीं सकते। ये इसी अजम्पशन की बेस पे है कि आपकी डिक्शनरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। अगर आपकी डिक्शनरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना होती तो आप कभी भी ये अजम्पशन नहीं कर सकते थे। तो दैट्स वाई इस कॉन्सेप्ट का जो पहला अंडरलाइंग अजम्पशन है वो ये है कि जिस डेटा के अंदर आप सर्च कर रहे हैं वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में है। तो दिस इज मेनली द मेन आइडिया बिहाइंड बाइनरी सर्च। तो सीक्वेंशियल सर्च जो कि ऑलरेडी हम कई दफा इंप्लीमेंट कर चुके हैं, जो हमारी एरे बेस्ड क्लास थी उसके अंदर भी हमने ये फंक्शन इंप्लीमेंट किया था, फाइंड आइटम के नाम से मे बी किया होगा। तो उसका ये कोड है कि आप जिस वैल्यू को सर्च कर रहे हैं जितने आपकी लिस्ट के अंदर आइटम्स पड़े हैं आप एक एक करके सबसे कंपेयर करें, और जहां पे मैच आ जाए आप उसका इंडेक्स रिटर्न कर दें। अगर किसी से भी मैच ना करे तो आप -1 रिटर्न कर दें। तो ये आपका सीक्वेंशियल सर्च है, बट ऑफ कोर्स इट्स क्वाइट स्लो। अब इसका सीक्वेंशियल सर्च के बेस में आपका वर्स्ट केस में फॉर एग्जांपल आपकी एरे के अंदर लेट्स से 100 आइटम्स पड़े हुए हैं, तो वर्स्ट केस में आपको कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे? सर आपको 100 के 100 करने पड़ेंगे।
आपको 100 कंपैरिजंस पूरे करने पड़ेंगे। लेट्स से जो डेटा आप सर्च कर रहे हैं वो आपकी लिस्ट के अंदर आखिरी आइटम है, आपने नामों का डेटाबेस बनाया हुआ है और उसके अंदर आप एक नाम सर्च कर रहे हो और अगर वो सबसे आखिरी नाम लिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है तो आपको 100 कंपैरिजंस के बाद पता चलेगा कि वो आइटम लिस्ट में है या नहीं है। अगर वो लिस्ट के अंदर है भी नहीं तो आप 100 कंपैरिजंस के बाद ही बता सकते हैं कि वो लिस्ट के अंदर नहीं है। इसका बेस्ट केस क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल इफ यू गेट लकी। सर उसका इंडेक्स अगर 0 है आइटम का, जी, तो जो सबसे डेटा आप सर्च कर रहे हैं कि वो लिस्ट के अंदर पहला ही आइटम था तो देन यू आर लकी और आपको एक ही कंपैरिजन में आपकी इंफॉर्मेशन मिल गई। लेकिन जब भी आपने एल्गोरिथम्स को कंपेयर करना होता है आप यूजुअली उसका वर्स्ट केस कंपेयर कर रहे होते हो बिकॉज यू नेवर नो कि जो आइटम आप सर्च कर रहे हैं वो लिस्ट के मिडल में है, स्टार्ट पे है या एंड पे है। तो सीक्वेंशियल सर्च का वर्स्ट केस ये है कि जितने आइटम्स लिस्ट के अंदर पड़े हुए हैं आपको वो सारी की सारी वैल्यूज सर्च करना है। और उसके बाद जो आपका कॉन्सेप्ट है बाइनरी सर्च का वो मेनली जो है इट्स अ डिवाइड एंड कनकर अप्रोच। लेकिन बाइनरी सर्च जो है इसकी पहली अंडरलाइंग रिक्वायरमेंट ये होती है कि जिस डेटा को आप सर्च कर रहे हैं दैट डेटा इज ऑलरेडी सॉर्टेड बिकॉज अदरवाइज बाइनरी सर्च जो है वो काम नहीं करेगी अगर वो आपका डेटा सॉर्टेड नहीं है। अब इसके कॉन्सेप्ट को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं और फिर उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो बाइनरी सर्च में आप करते क्या है, फॉर एग्जांपल जो डेटा आप सर्च करने जा रहे हैं मैं उसको की कह रहा हूं। लेट्स से ये मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर 17 वैल्यूज पड़ी हुई हैं। अब इसमें मैंने एक वैल्यू 42 जो है उसको सर्च करना है। अब बाइनरी सर्च की सबसे पहली अंडरलाइंग रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी एरे सॉर्टेड है, ये ऊपर इंडेक्सेस हैं और नीचे वैल्यूज हैं। जी, तो ये एरे सॉर्टेड है। अगर ये सॉर्टेड नहीं है तो फिर पहले स्टेप के तौर पे आपको एरे को सॉर्ट करना होगा, अदरवाइज बाइनरी सर्च जो है वो काम नहीं करेगी। अब एरे की सॉर्ट करने के बाद सबसे पहला काम आप ये करते हैं, जो एरे का पहला एलिमेंट है आप उसका इंडेक्स एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं और जो एरे का आखिरी एलिमेंट है आप उसका इंडेक्स एक और एलिमेंट में सेव कर लेते हैं। फिर आप एक नई वैल्यू कंप्यूट करते हैं, उसको आप कहते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को आप ऐसे कंप्यूट करते हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। तो यहां पे 0 प्लस 16 डिवाइड बाय 2 किसके बराबर होगा? सर ये तो 8 हो जाएगा। 8 सर आपका ये आ जाएगा 17 तक 8। होता है यहाँ पे, तो फिर क्या चीज? हमारा अगर सर मतलब टोटल अभी जो इंडेक्स है 16 की बजाय 17 तक होता है, तो फिर वो 8.5 हो जाता, तो उसको सर हम फिर क्या आप कहते हैं उसको एक मतलब। इंटीजर में सेव करेंगे तो वो 8.5 जो है वो 8 बन जाएगा। अच्छा ओके, खुद ही फ्लोर, ओके सर। हाँ, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही फ्लोर हो जाएगा। तो वो इशू नहीं है। तो अब यहाँ पे अभी जो हम एरे लेके चल रहे हैं यहाँ पे आप आ गए 8 पे। अब पहला काम आपने ये करना है कि जिस वैल्यू को आप सर्च कर रहे हैं उसको आपने 8 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उससे कंपेयर करना है। अब मैं सर्च कर रहा हूँ 42 और यहाँ पर वैल्यू पड़ी है 30, तो ऑब्वियसली ये मैच नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू तो नहीं है। लेकिन अब मुझे ये पता है कि 42 जो है वो एरे के फर्स्ट हाफ में होगा या सेकंड हाफ में होगा। सेकंड में yes। सेकंड हाफ में। तो अगर हुआ भी सही तो वो सेकंड हाफ में होगा बिकॉज मुझे एरे के बारे में पहले से पता है कि वो सॉर्टेड है। तो अब आप ये करेंगे कि अगर वो सेकंड हाफ में है तो फिर आपने फर्स्ट को मूव करना है। अगर वो फर्स्ट हाफ में होता तो फिर आप लास्ट को मूव करते। तो ये जो फर्स्ट वाला इंडेक्स है इसको अब जो मैंने मिड की वैल्यू निकाली थी इससे मैं अगली पोजीशन पे लेकर आऊंगा। तो फर्स्ट को मैं यहां पर लेके आ गया और लास्ट जो है वो मेरा अभी तक वहीं पर खड़ा हुआ है। अब मैं दोबारा मिड कंप्यूट करूंगा। दोबारा जब मैं मिड कंप्यूट करूंगा तो नाउ दैट मिड विल बी इक्वल टू 9 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना बना? 25 हो गया ये सर 12 हो गया। बाय 2 तो ये कितना 12 हो गया। जी सर 12.5 आता तो 12 हो 12.5 आएगा पर वो एक इंटीजर में आपने स्टोर किया हुआ है तो वो 12 हो जाएगा। तो m की वैल्यू आ गई 12 पे। अब 12 के ऊपर वैल्यू क्या पड़ी हुई है? 56। 56 जो है अब वो 42 से क्या है? 42 42 से से बड़ा बड़ा सर है। तो हो तो जाएगा। अब जो है वो आप लास्ट को मूव करेंगे। तो नाउ लास्ट विल बी मूव्ड हियर।
बिकॉज 56 से तो वो मैच नहीं कर रहा, तो इसको तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। आप जो मिड की ये वाली वैल्यू थी, अब आप लास्ट को उससे एक पहले लेके आए और इन दोनों का दोबारा मिड निकालें, तो अब जो नई मिड की वैल्यू बनेगी दैट विल बी 9 + 11 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या बन जाएगी? 20 डिवाइडेड बाय 2 10। तो मिड जब 10 के ऊपर आएगा तो अब ये कौन सी वैल्यू है? ये सर जो वैल्यू हमें चाहिए। तो लिस्ट ऑफ मिड जो है दैट विल बी इक्वल टू की, तो आपका आइटम जो है वो आपको मिल गया। और मैंने कितने कंपैरिजन किए हैं इसके बाद मुझे ये मिल चुका है? मैंने पहले स्टेप में उसको कंपेयर किया 30 से, अगले स्टेप में मैंने उसको कंपैरिजन किया 56 से, और तीसरा कंपैरिजन मैंने किया 42 से, और 42 के ऊपर जो है वो मुझे मेरी वैल्यू मिल गई। और अगर मैं सीक्वेंशियल सर्च करता तो मुझे कितने कंपैरिजन करने पड़ते? सर आपको 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 कंपैरिजंस करने के बाद आपको 42 की वैल्यू मिलती। तो दिस इज हाउ बाइनरी सर्च वर्क्स। ये आपको स्टेप्स क्लियर हो गए हैं जी बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम के? जी सर। चलें, गुड। तो दीज आर द स्टेप्स जो कि बाइनरी सर्च में आप रिपीटेडली अप्लाई करते हैं, और इन स्टेप्स को अप्लाई करने के बाद आपको जो भी स्पेसिफिक वैल्यू एरे के अंदर अगर तो वो पड़ी है तो वो आपको मिल जाती है, और अगर वो एरे के अंदर नहीं है तो फिर आप जो है वो बता देते हो कि डेटा एरे के अंदर नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू इज कि हमने जो एरे बेस्ड लिस्ट इंप्लीमेंट की हुई थी उसके अंदर आपको याद हो तो पहले हमने सर्च का तो एक फंक्शन लिखा ही था जो कि सीक्वेंशियल सर्च अप्लाई करता था। अब उसी के अंदर हम एक और फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं और वो बाइनरी सर्च का फंक्शन है जो कि उसी एरे बेस्ड लिस्ट के ऊपर काम करेगा। तो ये बाइनरी सर्च का फंक्शन जो है वो रिपीटेडली वही स्टेप्स करेगा जो कि अभी हम कर रहे थे। अगर हम स्टेप्स की बात करें तो आपने एक काम ये करना है कि आपने फर्स्ट और लास्ट निकालना है। फर्स्ट और लास्ट को यूज करके आपने मिड की पोजीशन निकालनी है। जो की है उसको आपने मिड से कंपेयर करना है। वो आपकी लिस्ट के अंदर मिड वैल्यू से कंपेयर होगी। अगर तो मैच कर गई तो आपका काम हो गया, अदरवाइज आप फर्स्ट या लास्ट में से किसी एक को मूव करोगे। और फिर रिपीटेडली आप जो है इस तरह से आपका एल्गोरिथम रिपीटेडली तब तक चलता रहेगा जब तक कि फर्स्ट और लास्ट जो हैं वो दोनों किसी एक पोजीशन पे नहीं आ जाते। अब यही काम करने के लिए जो फंक्शन है वो आपको ये नजर आ रहा है, जिसको वो की आप पास करेंगे जिसको आपने सर्च करना है। सबसे पहला काम आपने ये किया कि आपने फर्स्ट और लास्ट को इनिशियलाइज कर दिया। फर्स्ट की वैल्यू आपने 0 कर दी, और लास्ट की वैल्यू जो है वो जितनी आपकी लिस्ट का साइज है वो -1 कर दिया आपने, जो कि हमारे केस में 16 था। और मिड को आपने डिफाइन कर दिया, लेकिन कंप्यूट आप इसको लूप के अंदर करेंगे। अब लूप की जो कंडीशन हमने रखी है, जो कि अभी हम बात भी कर रहे थे, कि लूप आपका तब तक चलता रहेगा जब तक कि फर्स्ट और लास्ट जो हैं वो दोनों एक पोजीशन पे नहीं आ जाते। और जब वो एक पोजीशन पे आ जाएंगे और उसके बाद जब वो क्रॉस ओवर करेंगे तो फर्दर फिर आपको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। तो अब लूप के अंदर आप क्या कर रहे हैं? लूप के अंदर आपने पहला स्टेप ये किया कि आपने मिड निकाला। अगर तो जो वैल्यू आप सर्च कर रहे हैं वो मिड की पोजीशन से मैच कर जाती है तो आपने वही इंडेक्स जो है वो रिटर्न कर दिया। और अगर वो मैच नहीं करती तो अब आपने ये देखना है कि वैल्यू फर्स्ट हाफ में है या सेकंड हाफ में है। अगर वो सेकंड हाफ में है तो आप फर्स्ट को मूव करते हैं, अगर वो फर्स्ट हाफ में है तो आप लास्ट को मूव करते हैं। तो ये वाली कंडीशन जो है ये वही चेक कर रही है कि अगर तो जो वैल्यू आप सर्च कर रहे हैं इफ इट इज ग्रेटर देन द की, जो लिस्ट के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वो अगर तो बड़ी है उस डेटा से जिसको आप सर्च कर रहे हैं तो फिर आप लास्ट को पीछे ला रहे हैं। अदरवाइज जो है वो फर्स्ट को आप आगे ले आएंगे, और फिर दोबारा जो है ये काम रिपीटेडली होगा कि आप दोबारा मिड निकालेंगे फिर कंपैरिजन करेंगे, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा
जब आपके फर्स्ट और लास्ट वाले इंडेक्स जो हैं वो रिपीट होते होते एक पोजीशन पे आ जाएं। अब यहाँ से जब आप आगे इनको मूव करते हैं तो ऑब्वियसली एक इंडेक्स जो है वो इधर चला जाता है और दूसरा उधर चला जाता है, तो आपकी वो कंडीशन जो है वो वॉयलेट कर जाएगी, जो कि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, और फिर आपका एल्गोरिथम जो है वो रुक जाएगा। तो दिस इज द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, जो कि एज कंपेयर टू सीक्वेंशियल सर्च बहुत तेज काम करता है, और जितना एरे का साइज बड़ा होता जाए बाइनरी सर्च आपका उतना ही फास्ट होता है। फॉर एग्जांपल एक एरे जो है वो 1000 एलिमेंट्स की है, तो पहले स्टेप के अंदर ये 500 एलिमेंट्स को स्किप कर देगा, दूसरे स्टेप के अंदर 225 को स्किप कर देगा, और इस तरह से करते करते थोड़े ही स्टेप्स में आपको बता देगा कि वैल्यू एरे के अंदर है या नहीं है। अब इसको जो लोगों ने इसकी एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट की हुई है, वो ये कहते हैं कि अगर n इज साइज ऑफ योर एरे, तो आप log टू n को यूज करते हुए आपकी जो टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस होंगी मैक्सिमम किसी भी डेटा को सर्च करने की, वो m+1 होंगी। जैसे कि हमारे केस में अभी हमने 4 कंपैरिजंस किए थे, तो 4 दफा आपका लूप चलने के बाद या तो आपको डेटा मिल जाएगा वर्स्ट केस में, या आपको पता चल जाएगा कि जो डेटा आप सर्च कर रहे हैं वो लिस्ट के अंदर नहीं है। तो आप किसी भी साइज की एरे हो, लेट्स से आपकी एरे का जो साइज है वो 10 है, तो आप इस तरह से m निकाल लें, और फिर जो आपके वर्स्ट केस में कंपैरिजंस होंगे वो m+1 होंगे। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि बाइनरी सर्च जो है वो कितने कंपैरिजंस करने के बाद आपको वैल्यू दे देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट बाइनरी सर्च।